चुनावशुदा श्री प्रफुल्ल पाल सिंह, सह संयोजक श्री राम प्रताप सिंह, क्षेत्रीय मंत्री श्री अशोक राणा, जिला अध्यक्ष और श्री कुबेर सिंह अगरिया, ये पूर्व विधायक और हमारे धर्मवीर प्रजापति रामवीर ओमवीर जी, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे समय के बाद इस स्थान पर सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। आप सब लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। मैं भी अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। यही आज आपके बीच आया रामशंकर कठेरिया के लिए वोट मांगने आया है। और बहनों भाइयों, इसलिए केवल वोट मांगने रामशंकर कठेरिया के लिए नहीं आया है ताकि हम केवल सरकार बना लें। यदि रामशंकर कठेरिया के लिए वोट मांगने आया हो तो केवल सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश बनाने के लिए बहनों भाइयों आपसे वोट मांगने आया। आजादी हासिल किए हुए 67 वर्षों का समय गुजर गया। इन 67 वर्षों में 55 वर्षों तक एक ही राजनीतिक पार्टी ने हुकूमत किया है। उस कांग्रेस पार्टी को आप अच्छी तरह जानते हैं। 55 वर्षों का समय उस भारत के लिए जिसमें जनशक्ति की कमी नहीं है और प्राकृतिक संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है। आज भी वह हमारा भारत जिसकी जनसंख्या सारी दुनिया में दूसरे बड़े देश के रूप में जानी जाती है। 125 करोड़ की जनसंख्या का हमारा भारत, जनशक्ति अपार है। इस धरती को खोदिए, इस धरती के लिए सोना भी मिलेगा, चांदी भी मिलेगी, एल्युमिनियम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, कोयला भी मिलेगा। ऐसी रत्नगर्भा हमारी यह बंगा, सब कुछ है भारत में। फिर भी कांग्रेस ने हिंदुस्तान को कंगाल बना रखा है। मेरे बहनों भाइयों, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये दो राजनीतिक पार्टियां पिछले 10 वर्षों से लगातार कांग्रेस को केंद्र में समर्थन दे रही है। इनकी आपस में मिली जुली कुश्ती चलती रहती है और उत्तर प्रदेश में आकर प्रदेश की जनता की आंखों में यह बराबर धूल झोंकने का काम करती है। जब से यह हुकूमत आई है, सपा बसपा के समर्थन से कांग्रेस की हुकूमत, आपने देखा होगा महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है। क्या कारण है? जब इन लोगों की हुकूमत आती है तभी हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ती है। बहनों भाइयों, यह सच नहीं है कि आजाद भारत के इतिहास में 98 से लेकर 2004 तक हम लोगों ने भी सरकार चलाई है। कौन इस हकीकत को नकार सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को पूरी तरह से बांधे रखने में यदि किसी राजनेता ने कामयाबी हासिल की है तो उस राजनेता का नाम है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। क्या कारण है? 6 वर्षों तक अटल बिहारी वाजपेयी महंगाई को बांधने में पूरी तरह से कामयाब होते हैं, लेकिन आप आते हैं महंगाई बढ़ने लगती है। याद दिलाना चाहता हूं, भारत और पाकिस्तान के बीच उसी समय युद्ध हुआ था। हमारे भारत के सेना के जवानों ने अपने शौर्य पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। और जब कभी दुनिया के दूसरे देश के साथ युद्ध होता है, सरकारी खजाने पर कितना बड़ा बोझ पड़ता है, फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी इतना आर्थिक बोझ सरकारी खजाने पर पड़ने के बावजूद इस देश में महंगाई को नहीं बढ़ने दिया। हमारे देश के सारे वैज्ञानिक यह चाहते थे भारत अब सारी दुनिया में कमजोर भारत के रूप में नहीं जाना चाहिए, बल्कि एक सशक्त और मजबूत भारत के रूप में जाना चाहिए। इसीलिए
वाजपेयी जिन्हें अपने वैज्ञानिकों से राय परामर्श करने के बाद उन्हें निर्देश दिया था, जाओ राजस्थान की वीरभूमि पोखरण पर जितने बमों का धमाका करना चाहते हो उतने बमों का धमाका कर सारे विश्व को संदेश दे दो कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि दुनिया का एक भारत बन चुका है। दुनिया के सारे देशों ने कहा। अटल जी याद रखिएगा, यदि अपने वैज्ञानिकों को परमाणु बमों का धमाका कर परीक्षण कराने की इजाजत दी तो दुनिया के धनवान देशों के द्वारा जो भारत को आर्थिक मदद मिलती रही है वो आर्थिक मदद बंद कर दी जाएगी, भारत कंगाल हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डंके की चोट पर कहा, अरे दुनिया वालों, भारत को आर्थिक मदद देना बंद करना चाहते हो, बंद कर दो, लेकिन हम अपनी धरती पर परमाणु बमों का धमाका कर भारत को एक पारमाणविक शक्ति के रूप में सारी दुनिया में स्थापित करके ही हम लेंगे। और उन्होंने किया। दुनिया के सारे धनवान देशों ने भारत को आर्थिक मदद देनी बंद कर दी। पहले हमने महंगाई को नहीं बढ़ने दिया। मेरे बहनों भाइयों, महंगाई बढ़ती है तो आपकी बदकिस्मती से महंगाई नहीं बढ़ती। महंगाई बढ़ती है तो इनकी कांग्रेस सपा बसपा की गलत नीतियों के कारण, गलत नियोजन के कारण और भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ती है। 5-6 वर्षों के अंदर 5.5 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया। मैं समझता हूं इसका थोड़ा सा हिस्सा यदि हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर खर्च कर दिया गया होगा तो शायद आज हमारा यह उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे धनवान राज्य बन गया होता। यहाँ का किसान खुशहाल हो गया होता, हर नौजवान के हाथों को रोजगार का अवसर मुहैया हो गया होगा। क्या किया है इन लोगों ने? लूटा है देश को बार बार। फिर से आपने समाजवादी पार्टी 2 वर्षों से इनकी सरकार इस उत्तर प्रदेश में, आपने आज ही अखबार में पढ़ा होगा मेरे भाइयों, हमारा पुलिस का जवान केवल सही तरीके से चुनाव हो जाए, लोगों की जांच पड़ताल कर रहा था। बाहर से आने वाले क्या समाजवादी पार्टी का झंडा आपकी गाड़ी पर लगा हुआ है? हमारा यह पुलिस का जवान, पुलिस का अधिकारी उसकी जांच नहीं कर सकता। मैं तो आजादी देता हूं, चुनाव के दौरान यदि पुलिस का कोई अधिकारी राजनाथ सिंह की भी जांच करना चाहता है तो मैं कहूंगा जांच की जानी चाहिए, सारे देश को संदेश दिया जाना चाहिए। मुलायम सिंह जी, आप क्या नियम और कानूनों का पालन नहीं करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में जंगल में राज चलेगा? हमारे पुलिस के जवानों को दौड़ा कर पीटा गया, उसके बाद भी कोई बयान समाजवादी पार्टी के नेताओं को नहीं आया। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, जिसकी एक ताकत है, भारत की राजनीति को दिशा देने का काम बराबर उत्तर प्रदेश ने किया है। आज उत्तर प्रदेश की हालत यह बनाती है 2 साल के अंदर 100 से अधिक दंगे बलात्कार के मुद्दे पर सरकार का हमने बयान दिया है। बहनों मैं इसी उत्तर प्रदेश का हूं, आपकी इस धरती की मिट्टी में, इसी धरती की मिट्टी में खेल एक करने बना हुआ। आज भले ही मैं केंद्रीय राजनीति में हूं, पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभा रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं, अपने दिल की आवाज को मैं सुनता हूं, समझता हूं, चाहे मैं जहां भी रहूंगा मैं बराबर उत्तर प्रदेश के साथ हुआ रहूंगा। उत्तर प्रदेश के साथ मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। कैसे क्या कारण? मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, हमारे कल्याण सिंह भी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं हम लोगों के समय दंगे हुए? राम प्रकाश गुप्त भी हमारे मुख्यमंत्री, क्यों नहीं दंगे?
क्या कारण है जब जवाब आते हैं तभी तभी दंगे होते हैं। बहुजन समाज पार्टी, बहनों भाइयों, इनसे पूछो, केवल आपके खिलाफ केस चल रहे हैं भ्रष्टाचार के मामलों के, इस कारण आप लोग दुबक के कांग्रेस के पीछे पीछे लगे हुए। अरे राजनीति करनी चाहिए, कमजोर कलेजे की राजनीति नहीं करनी चाहिए, शेरे दिल बनकर राजनीति करनी चाहिए। मुलायम सिंह जी, मायावती जी, अजीबोगरीब हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए इस हिंदुस्तान में। मुलायम सिंह जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद कीजिए। जिस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी एक विशाल धारा को हिंदुस्तान की राजनीति में नया आयाम देने का काम किया था, जिन्हें आप अपना गुरु मानते हैं, उस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था आजादी हासिल होने के कुछ ही वर्षों के बाद कि भारत तब तक धनवान भारत नहीं बन सकता है जब तक कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व हिंदुस्तान में रहेगा। आज अपने गुरु की बात आराम करके आप बराबर कांग्रेस के साथ चिपके हुए, डर के मारे चिपके। आपने लोहिया के सिद्धांतों को छोड़ दिया। बहनों भाइयों, देश को बचा लो, यही अपील करने के लिए आप सबके सामने आया है। किसान, भारत सरकार में मैं कृषि मंत्री भी रही था, उत्तर प्रदेश की नहीं हिंदुस्तान के किसानों के हालात के बारे में मैं जानता हूं। आपने देखा होगा चुनावी घोषणा पत्र जो जारी किया है, उसमें मैंने कहा इसे जोड़ा जाना चाहिए। हमारा किसान खेती बुआई करता है, जुताई बुआई सिंचाई सब कुछ करता है, खेत में आग लग जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, ओले पड़ते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है। कौन पूछता है किसानों? और जब कुछ भी न आया तब भी जितनी लागत खेत में हमारा किसान लगाता है उतनी लागत भी नहीं निकल पाती है। यह किसानों की हालत हो गई। कैसे किसान जिंदा रहे? और इस देश में सर्वाधिक आबादी जो कृषि पेशे में लगी हुई है, खेती बाड़ी के कामकाज में लगी हुई है, बहनों भाइयों, वो हमारे किसानों की आबादी है। जब तक हिंदुस्तान का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक यह हिंदुस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैंने कहा घोषणा पत्र में इसे शामिल किया जाना चाहिए। खेत की बुआई के पहले, ध्यान से सुनिएगा, खेत की बुआई के पहले मैंने कहा सरकार हर एकड़ खेती, हर बीघे खेती कम से कम आमदनी पहले ही तय करे। उसका तरीका क्या होगा, उसका फार्मूला निकाला है मैंने, और वहां जब मैं कृषि मंत्री था उस समय से कृषि मंत्रालय में रखा हुआ। उस फार्मूले का नाम है कृषि आमदनी बीमा योजना। फसल बीमा नहीं है, कृषि आमदनी बीमा योजना है, फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम है। और बहनों भाइयों, खेती आमदनी खेत की बुआई के पहले तय कर दी जाएगी। मान लीजिए आपने फसल डाली, सब सिंचाई किया, सब कुछ किया, दवा छिड़का, सब कुछ किया, फसल यदि बर्बाद हो गई तो मेरे किसान भाइयों आप जिम्मेदार नहीं होंगे, बल्कि बीमा कंपनी को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। यह मुकम्मल व्यवस्था में देखिए। क्या कांग्रेस की सरकार ने पहले क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं किसानों की चिंता की? कैसे भारत खुशहाल भारत बनेगा? कैसे भारत की बेरोजगारी दूर होगी? यह नौजवान जो हमारे यहाँ पर खड़े हैं सामने जी के, बहनों भाइयों, हम इस मामले में सौभाग्यशाली हैं। हिंदुस्तान की 60% जो जनसंख्या है वह हमारे नौजवानों की जनसंख्या है। हमारे पास ऊर्जा की कमी नहीं है, नौजवानों के अंदर ऊर्जा होती है, कर गुजरने की उनके अंदर एक मन के अंदर तड़पन होती है। आजादी भी हमको मिली है तो ऐसे नौजवानों के कारण ही हमको आजादी मिली है। चंद्र
आजाद सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्लाह खां जैसे 16 साल, 18 साल, 21 साल, 25 साल के नौजवानों ने अपना बलिदान दिया है, तब जाकर आजादी मिली है। कौन चिंता करेगा इन नौजवानों का? क्या कभी किसी सरकार ने सोचा इस आजादी के 67 वर्षों के काल में? बहनों भाइयों, मैंने कहा कि मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। 5 से लेकर 10 वर्षों के अंदर ऐसे हालात हिंदुस्तान में पैदा किए जा सकते हैं, कम से कम 10 साल लगेगा, मैं झूठ नहीं बोली कि हमारा जो नौजवान पढ़ाई लिखाई कर चुका है, अपने मजबूत हाथों के लिए रोजगार चाह रहा है, ऐसे नौजवानों का प्रशिक्षण होना चाहिए, उनका हुनर विकसित करना चाहिए। अंग्रेजी में स्किल डेवलपमेंट कहते हैं। हुनर पैदा करो, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की ट्रेनिंग देकर, और ऐसा नौजवान जिसके पास हुनर है काम करने का, ऐसे नौजवानों को बैंकों से कर्ज मुहैया कराओ, 2, 3, 4% ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराओ, ताकि हमारा नौजवान कोई अपना रोजगार, कोई व्यापार, कोई उद्योग यदि खड़ा करना चाहता है तो खड़ा कर सके, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और स्वावलंबी बनकर स्वाभिमान की जिंदगी जी सके। चौधरी हो बहनों भाइयों, किसी ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में चौड़ी चौड़ी सड़कें भी जो बनी है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनवाई, और मैं सौभाग्यशाली हूं आप सबके उत्तर प्रदेश का होने के नाते चौड़ी चौड़ी जो सड़कें हैं सारी हिंदुस्तान में दिख रही हैं, उस काम को करने के लिए